सुनाऊं उससे पहले एक रामपुर से आई खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसकी वजह यह है कि ये जो खबर है ये बेचैन करने वाली है। रामपुर में 6 साल का एक बच्चा, उसके पिता का बर्थडे था। वो अपने पिता से कुछ पैसे लेता है और बाहर निकलता है चॉकलेट खरीदने के लिए। थोड़ी देर बीतती है, इसी दौरान में उसी इलाके में रहने वाला 10 साल का एक दूसरा बच्चा उस बच्चे से मिलता है। अब एक 6 साल एक 10 साल, बच्चों में जो बातें होती हैं, कई बार झगड़ा होता है, तो दोनों मिलते हैं। फिर अचानक किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। 10 साल का बच्चा ईंट उठाता है और 6 साल के बच्चे को पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब उस 10 साल के बच्चे को लगता है कि अब ये कोई हरकत नहीं कर रहा है, बेसुध पड़ा हुआ है, वो घबरा जाता है, वहां से दौड़ता है, दौड़ता हुआ भाग रहा है। तभी इत्तेफाक से उसी गांव में रहने वाली एक लेडी कांस्टेबल वहां से गुजर रही थी। उसने उस बच्चे को इस तरह भागते हुए देखा तो रोका, बोला क्या हुआ। किसी बच्चे को इस तरह देखकर कोई भी बड़ा जो है वो परेशान तो होता है। तो घबराया, फिर उसने कहा कि वो वहां पे एक जख्मी पड़ा हुआ, इसलिए मैं डर गया। वो लेडी कांस्टेबल उसको लेकर उस बच्चे के करीब जाती है, वहां देखती है एक बच्चा लहूलुहान पड़ा हुआ है। फौरन अपने थाने को फोन करती है, पुलिस की टीम आती है, बच्चे को उठाकर ले जाती है। डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं, उसकी मौत हो चुकी थी। अब इस बच्चे से पूछताछ होती है, उसके हाथ पे और तमाम खून भी लगे हुए थे और आसपास में और कोई था भी नहीं, लेकिन एक बच्चा है, अब कैसे माना जाए कि यही कातिल है। तो जब पुलिस ने पूछताछ की बड़े प्यार से, तो इधर उधर की बातें करने लगा। फिर पुलिस ने भी अपने तरीके से एक बच्चे को जैसे हैंडल करना चाहिए वैसे किया। अब उस 10 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी शातिरपना तो होगी नहीं, तो उसने थोड़ी देर के बाद कहा कि उसने मुझे गाली दी थी, हमारा झगड़ा हुआ, मुझे गुस्सा आया, मैंने ईंट से उसको मार दिया। अब एक बच्चे का कत्ल हो गया और 10 साल का जो बच्चा है, एक तरह से उसके ऊपर कातिल का ठप्पा लगा है। अब 10 साल का बच्चा है, जुवेनाइल जस्टिस के तहत कार्रवाई होगी, जेल जाएगा नहीं। लेकिन ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि 10 साल के बच्चे के हाथ से अगर किसी का कत्ल होता है तो ऐसी खबर सुनकर और सुनाकर दोनों तरफ से बेचैनी होती है। और ये मामला रामपुर का है और 2 दिन पुराना है। वो बच्चा फिलहाल जो बाल सुधार गृह है वहाँ है। हालांकि बाल सुधार गृह बेशक ऐसे लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए भी नहीं। लेकिन जुर्म हुआ है तो कागजी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। फिल्मों में, जासूसी नॉवल में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि किसी केस को सुलझाने के लिए, किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए, किसी कातिल का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस वाले भी भेष बदलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये हकीकत है, सिर्फ फिल्मी दुनिया की बात नहीं है या जासूसी की दुनिया में नहीं होता, पुलिसिंग में भी होता है। पुलिस वाले भी कई बार ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जो हम किस्से कहानियों में पढ़ते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है। कहानी गुजरात के सूरत की है। सूरत में करीब 2 महीने पहले सूरत के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में कहते हैं कि जो हमारे सूरत के ज्यूरिसडिक्शन में जितने पुराने अनसॉल्व केसेस हैं उनकी फाइल खोलो और कोशिश करो कि उन केस पर एक बार फिर से नज़र डालें। और वो केस जो अब तक सुलझा नहीं पाए, वो पुलिस के दामन पर एक तरह से नाकामी का दाग है, तो अब उस केस को दोबारा ओपन करके उसको सुलझाने की कोशिश करो। बहुत सारे केस थे, तो ये हुआ कि प्रायोरिटी ऐसे केस पे दो जो हीनियस क्राइम से रिलेटेड हो, जब तक सुलझा नहीं हो, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, ये सारी चीज़ें, या फिर रैनसम, किडनैपिंग। तो ऐसी तमाम फाइलें खोली गई और वो केसेस जो 15-20 साल पुराने हो, 25 साल पुराने, 30 साल पुराने, तो एक फाइल तैयार हुई 15 केसेस की। 15 वो केसेस जो या तो कत्ल के थे, या किडनैपिंग के थे, या फिर रेप के थे, या फिर डकैती के थे। अब टास्क दिया गया हर पुलिस वालों को कि आप लोग अपनी अपनी टीम बनाओ और इन 15 केस जो तक 15, 20, 25 साल से सुलझे नहीं है, इनको सुलझाने की कोशिश करो। उन्हीं में से एक केस एक कत्ल का था जो 2001 में सूरत में हुआ था। 3 सितंबर 2001 एक विजय नाम के शख्स का कत्ल हुआ था जो सूरत की एक कॉलोनी में रहता था। उस शख्स को पहले किडनैप किया गया और फिर उसको मारा गया। उसकी लाश सुनसान जगह पर मिली थी। बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो 3 लोगों के नाम सामने आए। उनमें से एक नाम था पदम। पदम उसी सोसाइटी के एक कमरे में किराए पर रहता था जहां विजय रहा करता था। तो जो तफ्तीश हुई उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो ये थी कि जिस विजय का कत्ल हुआ उसकी एक मुंह बोली बहन थी।
उस मुंह बोली बहन के साथ पदम का इश्क था, लेकिन अक्सर जब भी वो मिलने की कोशिश करता तो विजय कहीं ना कहीं से टपक पड़ता। तो पदम को लगा कि ये इसके इश्क के रास्ते में रोड़ा बन रहा है और इसके रहते हुए वो खुलकर मिल नहीं सकता। और ये बात हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं मालूम। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कहा कि इस विजय को रास्ते से हटा दें तो फिर मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। इसी के बाद 3 सितंबर को किसी बहाने से 2001 सुनसान जगह पर ये विजय को बुलाते हैं, शराब पिलाते हैं और फिर उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद अब मालूम है पदम को कि पुलिस उस तक पहुंचेगी। पदम भाग जाता है, उसके जो 2 साथी थे वो भी भाग लेते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। पदम नहीं पकड़ा जाता। अब पुलिस जब उसके बारे में खंगालती है तो पता चलता है कि वो उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम उड़ीसा जाती है, वहाँ उसके गांव में तमाम लोगों से पूछताछ होती है। कई दिनों तक पुलिस की टीम डेरा डाले होती है, लेकिन पदम उनके हाथ नहीं आता। पुलिस लौट जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पुलिस कभी कभी इस केस के पन्ने को पलटती है, पता करती है कि पदम कहाँ है। उसके गांव वालों के जरिए लोकल पुलिस से उड़ीसा में ढूंढती है कि वो लौटा कि नहीं लौटा या कहाँ है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 2001 का ये केस धीरे धीरे 23 साल बीत जाते हैं। 2023 आ गया। अब 2023 में ही 2 महीने पहले पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस केस की पड़ताल करो। तब तक उसकी फरारी के बाद उसके ऊपर 45,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था पदम की गिरफ्तारी पर। अब 15 ऐसे टॉप केसेस जो अनसॉल्व थे सूरत पुलिस की प्रायोरिटी पे थे और उनमें एक केस इस पदम का था। अब एक पुलिस की टीम बनाई गई और कहा गया 3 लोगों की ये टीम थी और कहा गया कि आप इस केस को सुलझाओ। अब मुश्किल ये थी कि 23 साल पुराना केस, पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गया, फिर कहाँ होगा। तो पुलिस ने तमाम वहीं से जहाँ से ये क्राइम हुआ उस लेडी, उस सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की। कोई सुराग मिलना नहीं था, मिला भी नहीं। अब इसके बाद इनके पास एक ही सिरा था और वो था उड़ीसा का वो गाँव जहाँ का पदम रहने वाला था कि वहाँ से कुछ पूछताछ करें। पुलिस की टीम ने उड़ीसा में अब नए सिरे से छानबीन की कि शायद वो आया हो, नाम बदल कर, भेज बदल कर रहता हो, क्योंकि कोई शख्स अगर भागा हुआ है कम से कम अपने परिवार से तो छुप कर नहीं रहेगा। लेकिन उड़ीसा से भी कोई खास कामयाबी मिली नहीं। अब तफ्तीश जारी है। महीने भर से पुलिस इस केस पे लगी रही, बिल्कुल डेड एंड, सुराग कोई नहीं। लगा 23 साल में जो नहीं सुलझा वो अब क्या सुलझेगा। लगभग पुलिस मायूस होती जा रही थी। लेकिन इस बार एक काम किया था, चूंकि टास्क दिया था कमिश्नर ने, कि उन्होंने उस गांव में अपने कुछ लोगों को छोड़ा और गांव के कुछ उनके जो फैमिली के मेंबर थे उनके कुछ नंबर इनके पास थे, वो नंबर लेकर आए। अब नए मोबाइल नंबर, 2001 में तो मोबाइल भी नहीं था उस वक्त, मतलब इस परिवार के पास। और 2001 में मोबाइल था भी तो बड़ा महंगा था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, बिल इतना था। तो परिवार के कुछ लोगों के पास मोबाइल था। पुलिस ने उस मोबाइल को का नंबर लिया, वापस लौटी सूरत और अब उस नंबर पर नजर रखे हुए है कि शायद परिवार के मोबाइल पर कोई ऐसा कॉल आए जिसके जरिए वो पदम तक पहुंच सके। धीरे धीरे कई दिन और बीत गए, कोई सुराग नहीं। लेकिन तभी एक रोज एक नई उम्मीद जगी। पदम के घर वालों के फोन पर एक कॉल आया। जब कॉल आया और पुलिस ने बातचीत सुनी तो पता चला कि ये पदम है। नाम उसने कुछ और बताया। इसके बाद अब पुलिस को लगा कि वो जिंदा है। इसके बाद जिस नंबर से कॉल आया पुलिस ने उसके नंबर को ट्रेस किया, पता किया कहाँ का है, तो पता चला कि ये मथुरा से है। अब पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस केस को सुलझा लेगी। 3 लोगों की एक टीम मथुरा के लिए रवाना होती है। मथुरा जाने के बाद अब इन्हें पता चला कि इधर उधर जो फोन पे बातचीत हुई, तो एक तो टीम पहले उड़ीसा में बातचीत की कि जो फोन आया क्या है, कहाँ है। तो घर वालों ने बताया कि वो मथुरा में है और मथुरा में एक गांव है जहां पे वो इस वक्त रह रहा है और भेष बदल कर रह रहा है और उसने अपना नाम भी बदल दिया। अब उसका नाम पांडा है। तो पदम से अब वो पांडा बन गया और एक साधु के भेष में मथुरा में। लेकिन अब मथुरा बहुत बड़ा और मथुरा में किस आश्रम में रह रहा है, हजारों आश्रम है वहां पे, कहां ढूंढा जाए। फिर भी पुलिस की टीम ने कहा कि चलो मथुरा चलते हैं और 23 साल पुराने पदम को ढूंढते हैं।
जिसने अब अपना नाम बदल लिया है। पदम सूरत पुलिस को 23 साल तक बाबा या साधु बनकर उलझाता रहा, भटकाता रहा। लेकिन ये अकेला मामला ऐसा नहीं है। अपने देश में ऐसे कई बाबा और साधु हुए जिनका सच शुरुआत में सामने नहीं आया और जब आया तो पूरा देश चौंक उठा। कुकू एफएम पर उसके ऑडियो बुक में ऐसे ही 2 बाबा की कहानी आप सुन सकते हैं, बाबा एंड इंडियन पॉलिटिक्स। बाबा एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें एक बाबा तो वो है जिसने ब्रिटेन के एक नेता के बारे में भविष्यवाणी की कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और सच में ऐसा हुआ। दूसरे बाबा पूरे हथियारों की फैक्ट्री चलाते थे और कभी पकड़े नहीं गए। इनमें से एक चंद्रास्वामी और दूसरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो इन बाबाओं की पूरी कहानी, कैसे ये तंत्र मंत्र का इनका पूरा जाल था, कैसे बड़े बड़े नेता इनके वश में थे, कुकू एफएम के ऑडियो बुक में बाबा एंड इंडियन पॉलिटिक्स डिटेल में आप ये कहानी सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में मिलेगा। इसके बाद 3 पुलिस वाले, जिनमें एक का नाम सहदेव, एक का नाम जनार्दन हरिचरण और एक का नाम अशोक, ये पहुंचते हैं मथुरा और मथुरा के अलग अलग आश्रम में तमाम साधुओं को खंगाल रहे हैं। करीब 8 दिन तक ये मथुरा में खाक छानते रहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर कि शायद कोई सुराग मिले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। 100 से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थलों पर या फिर आश्रम पर जहां साधु संत रहते हैं वहां ये लोग गए, खामोशी से बैठ जाते, वर्दी में बिल्कुल नहीं जाते और उस 23 साल पुरानी तस्वीर उनके पास थी पदम की, उसके जरिए अब 23 साल बाद के पदम के चेहरे का मिलान करना, वो भी अपने आप में मुश्किल। उम्र के साथ आपका चेहरा, तमाम चीजें बदल जाती हैं। तो वहां पे कोई फायदा नहीं हुआ। 100 से ज्यादा आश्रम सब कुछ छान मारे, लेकिन नाकामी भी हाथ नहीं लगी। कुछ लोगों से जब पूछताछ की तो फिर एक नाम आया, और एक नाम आया कि एक पांडा है जो है तो यहाँ पे, लेकिन वो नंदगांव के एक आश्रम में रहते हैं। अब पुलिस की टीम ने कहा कि चलो नंदगांव चलते हैं। नंदगांव में एक आश्रम है, वहां पर जाकर तलाशते हैं। तो पुलिस की टीम नंदगांव पहुंचती है और नंदगांव में जब ये जाती है तो एक खतरा था कि अगर सचमुच पदम वहीं पर है तो फिर वो पुलिस को देखकर भाग जाएगा। और पुलिस को यह भी पता था कि अगर वो उसने अपना भेष बदल लिया तो साधु के भेष में उसका लुक क्या होगा नया, ये मालूम नहीं। तो एक तो वर्दी में नहीं जा सकते, दूसरा वहां पे चूंकि आश्रम में आमतौर पर साधु और यही लोग रहते हैं तो आप नॉर्मल कपड़े पहनकर भी वहां नहीं रह सकते। तो फिर क्या किया जाए? तब इन तीनों पुलिस वालों ने तय किया कि वो खुद साधु का रूप धारण करेंगे। ये जो तस्वीर आप तीनों की देख रहे हैं, ये तीनों पुलिस वाले हैं, सूरत पुलिस से। तो उन्होंने अपना साधु का वस्त्र धारण किया, माथे पे तिलक लगाया, साधु का वेशभूषा पूरा धारण करने के बाद अब ये नंदगांव में पहुंचते हैं और अलग अलग आश्रमों में ढूंढते फिरते हैं। तभी जब अलग अलग आश्रम में गए तो एक जगह उनको पता चला कि एक बाबा चरण पांडा करके यहां पर हैं, और पांडा बहुत सारे साधुओं के नाम थे, बट ये हुआ कि एक बाबा चरण पांडा, फिर एक और नाम पता चला कि गौरी बहरी उर्फ गौरी गंगा दास पांडा। तो उन्होंने कहा कि चलो, अच्छा लोगों से हुलिया भी पूछ रहे थे साधु बनकर, फोटो देखकर, तो कुछ ने कहा ये मिलते हैं, ये बाबा हैं। तो फिर आखिरकार पुलिस की टीम पहुंची उस आश्रम में जहां सचमुच पद पांडा बाबा बनकर रह रहा था। अब वहां यह था कि कंफर्म करना था पहले कि किसी गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया, किसी गलत साधु संत को उठा लें, आश्रम वहां का मौका माहौल ऐसा तो उल्टा पड़ जाएगा। तो अब ये निश्चिंत कैसे करें? और जब सामने पांडा साहब आए तो पुलिस खुद कंफ्यूज थी 23 साल पुरानी तस्वीर देखकर
कि ये वही शख्स है या कोई और है, क्योंकि पूरा हुलिया बदला हुआ था, फिर उम्र का भी असर था। तो आप क्या करें, डायरेक्ट पूछे तो गड़बड़ है, अगर वो उसको भनक लग गई तो भाग जाएगा। तो फिर पुलिस ने कहा कि एक काम करते हैं, ये सामने है और शक इसी पर है, अब इसी आश्रम में रहते हैं। और पुलिस ने उसी आश्रम में रहने का फैसला किया जहां पांडा था। अब पहले दिन वहां पुलिस वाले साधु बनकर तीनों रह रहे हैं, पांडा के इर्द गिर्द हैं। जब एक दिन गुजर गया साधु बनकर रहते हुए, तो अगले दिन फिर उन्होंने कहा, इच्छा जताई बाकी लोगों से कि वो ये जो बाबा पांडा है इनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे बहुत प्रभावित है। तो कुछ ने कहा कि चलिए मिलाता हूं। तो अब उस गंगादास पांडा के पास कुछ साधु ले गए, उन्होंने कहा ये आपके भक्त हैं तीनों, आपकी सेवा करने चाहते हैं। तो पांडा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब इसके बाद ये 3 पुलिस वाले साधु बनकर अगले 24 घंटे तक पांडा यानी पदम के पास रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं, बाकायदा पैर भी दबा रहे हैं। और इसी दौरान में बातचीत करते करते वो अपने गुरु मानते हुए उनकी कुंडली भी खंगाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बाबा आप कहाँ, कैसे। तो इसी चक्कर में बाबा ने कुछ ऐसी बात बता दी जिसके बाद पुलिस वालों को यकीन हो गया कि यही है पदम। उड़ीसा का उन्होंने जिक्र कर दिया, गुजरात वो जा चुके हैं ये भी बता दिया, क्योंकि इन साधुओं ने कहा हम देश भर में भ्रमण करते रहते हैं, हम गुजरात भी गए, सूरत भी गए। तो बाबा आपने कभी सूरत देखा, उन्होंने बता दिया। बाबा उड़ीसा का भी उन्होंने बता दिया। तो जब ये सारी चीज़ें बता दी तो फिर पुलिस वालों को यकीन हो गया। 24 घंटे की सेवा के बाद फिर अचानक पुलिस वाले बड़े प्यार से बाबा से कहते हैं चलिए, और तब तक वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि 23 साल से फरार हमारा एक मुजरिम यहाँ साधु के भेष में नाम बदल कर रह रहा। और बाकायदा वो केस फाइल उनके पास लोकल पुलिस ने देखा। इसके बाद लोकल पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब सूरत पुलिस पांडा साहब को लेकर सूरत रवाना हो जाती है। अभी भी उनकी अपनी जो बयान और इस केस के बारे में जो भी कहना था वो बाकी था। अब सूरत जाने के बाद पांडा साहब से पूछताछ होती है, उर्फ पदम। तो पदम से जब पूछताछ हुई तब उसने फिर पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा हाँ, सूरत में रहने के दौरान उसको एक महिला से प्यार हुआ, लेकिन विजय नाम का शख्स अक्सर उसके मिलने पर आपत्ति करता था और इसलिए वो उससे मिल नहीं पाता था। उसे लगा कि वो उसके रास्ते का रोड़ा है और इसीलिए एक रोज उसने उसका कत्ल कर दिया। उसे बताया कि कत्ल करने के बाद वो घबरा गया, वो सीधे सूरत से भाग के उड़ीसा आया। उड़ीसा आने के बाद लेकिन तभी उसे उड़ीसा में भी अपने घर नहीं गया, बल्कि इधर उधर छुपा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस यहाँ तक आएगी। और फिर उसे जब यकीन हो गया कि यहाँ पुलिस आ चुकी है तो उसे लगा कि इस गाँव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा कोई ना कोई खबर कर देगा, लोकल पुलिस को भी जानकारी मिल गई है। तो उसने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद वो इधर उधर भटकता रहा। इस भटकने के दौरान सबसे पहले उसने तय किया कि वो अपने बाल दाढ़ी या कुछ न शेप बनाएगा ना बाल कटाएगा, और दूर दराज मंदिरों में ऐसी जगहों पर वो घूमता रहा। उस वक्त भी उसे इस बात का एहसास था, जबकि मोबाइल हर हाथों में नहीं हुआ करता था, कि मोबाइल और इन चीज़ों के जरिए वो पकड़ा जा सकता है। तो वैसे भी उसके पास मोबाइल नहीं था, उसने लिया भी नहीं। और दूसरी चीज़ का उसको मालूम था, और वो ये कि अगर वो उसने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया तो उन घर वालों के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। तो उसने कहा कि अब वो अपने घर वालों से भी कांटेक्ट नहीं करेगा। और धीरे धीरे वक्त बीता। उसके बाद वो पहुंच गया मथुरा, और मथुरा में फिर वो अपना नाम बदलकर आश्रम में रहने लगा, नंदगांव के एक आश्रम में। और पिछले करीब 20-21 साल से वो मथुरा में ही था, और मथुरा में ही इस आश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। 23 साल हो गए थे उसको भागे हुए। 23 साल के बाद इसी साल करीब महीने भर पहले, अब है तो शख्स, घर की तो याद आएगी, परिवार की भी याद आएगी, लेकिन उसे ये मालूम था कि परिवार से संपर्क करेंगे तो फिर पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जब 23 साल हो गए तो अचानक उसको भी जून के महीने में घर वालों की याद आई। तो उसने कहा कि चलो घर वालों से बात करते हैं। उसने एक मोबाइल खरीदा, पहली बार मोबाइल लिया, सिम लिया, और इसके बाद इस दौरान में उसके जो घर के आसपास के कुछ लैंडलाइन नंबर थे पहले, वहाँ उसने फ़ोन किया। फिर पता चला उनके घर के रिश्तेदार, जो घर के लोग हैं, उनके पास मोबाइल है। उसने मोबाइल नंबर लिया, अपने बारे में कुछ बताया नहीं, और फिर जब मोबाइल नंबर लिया तो उसके बाद अपने घर में भाई और बाकी लोगों से बातचीत की। इधर उसे पता नहीं था कि यह नंबर गुजरात पुलिस के पास भी है। तो जब उसने भाई से पूरी बातचीत की
तो सारी चीज़ें गुजरात पुलिस तक पहुंच गई और इसका नंबर भी आ गया और इस तरीके से पुलिस 23 साल बाद उस तक पहुंच गई। तो यहाँ पे पदम को ये लगा, उसने पुलिस को बताया कि अब 23 साल हो गए, मुझे लगा केस ख़त्म, कहाँ पुलिस भी भूल गई और अब इतने साल के बाद कौन मुझे ढूंढेगा। तो इसी गलतफहमी में मैंने मोबाइल खरीद कर अपने घर वालों से बात कर ली और ये एक छोटी सी गलती उसके ऊपर भारी पड़ गई। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पुलिस टीम की तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने इस केस को सुलझाया और 23 साल बाद अगर कायदे से देखें तो उस वक्त पकड़ा जाता तो शायद 2001 उम्र कैद की अगर सज़ा होती तो 14 साल, यानी कि मतलब लगभग 2015 तक वो बाहर आ जाता। लेकिन अब 23 साल बाद पकड़ाया है और 23 साल के बाद अगर मिनिमम उसको उम्र कैद की सज़ा होती है, हालांकि इसमें कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है नहीं तो फांसी होनी नहीं है, तो उम्र कैद की सज़ा होती है तो अब 14 वाली होगी या ताउम्र होगी पता नहीं। लेकिन ये है कि अब बाकी की ज़िंदगी उसको जेल में काटनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो ज़िंदगी उसको तब जेल में काटनी थी तब वो आज़ाद था। तो आने वाले दौर में या आने वाले वक्त में इस केस में क्या होगा ये फिलहाल कुछ साल के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी कहानी 23 साल तक पुलिस को चकमा देने वाले एक शख्स की। अब कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला